ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. उर्दू मौलिमा सरकारी उर्दू हाई स्कूल अरब मोहल्ला, आपका फिर से एक बार आज की इस वीडियो क्लास में तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। खुश आमदीद। तो बच्चों, पिछली नशिस्त में हमने जमाते नहूम मजमून उर्दू ज़बान अव्वल में मजमून निगारी का पहला हिस्सा पढ़ा था। आज हम मजमून निगारी का दूसरा हिस्सा देखेंगे। तो आज हम फिर से मजमून निगारी के बारे में और बहुत कुछ जानेंगे। आज की क्लास शुरू करने से पहले या फिर आज की क्लास में जो बताना है उससे पहले मैं चाहती हूँ कि पिछली क्लास में हमने क्या सीखा उसका कुछ यादा कर लें। तो हमने क्या क्या पढ़ा था पिछली क्लास में, चलिए देखते हैं। तो मजमून निगारी से ताल्लुक रखने वाले चंद अहम मालूमात हमने जानी थी। वो है पहले लफ्ज मजमून। लफ्ज मजमून क्या जाना था इसके बारे में हमने, क्या आपको कुछ याद है? बिल्कुल, हमने जाना था कि जो लफ्ज मजमून है वो अरबी जबान का लफ्ज है, अरबी जबान से माखूज है, अरबी जबान से लिया गया है, जिसके माने क्या थे? मजमून के माने क्या थे? बिल्कुल, बात या सुखन। हमने जाना था कि मजमून लफ्ज अरबी जबान से माखूज है, जिसके माने बात या सुखन के हैं। और हमने मजमून की तारीफ पढ़ी थी। वो ये है कि मजमून एक ऐसी तहरीर है जिसमें किसी मौजू या उन्वान पर तसलसल के साथ इजहार ख्याल किया जाता है। याद है आपको? ये पढ़ा था हमने। हाँ बिल्कुल, यही हमने पढ़ा था कि मजमून एक ऐसी तहरीर है जिसमें किसी उन्वान पर तसलसल के साथ इजहार ख्याल किया जाता है। और हमने जाना था कि मजमून लिखने वाले को मजमून निगार या मजमून नवीस कहते हैं। जो मजमून लिखता है वो मजमून निगार या मजमून नवीस कहलाता है। और हमने ये जाना था कि मजमून नवीसी क्या है, यानी वो उन्वान जिस पर हम लिखने वाले हैं उसमें हम क्या लिखते हैं, हमारे ख्यालात, हमारे जज्बात, क्या हमने उस मौजू के ताल्लुक से क्या मुशाहिदा किया है, वो ये तमाम चीजें। इसके अलावा हम जो कुछ उसके बारे में, यानी जो कुछ हमने आज तक उसके बारे में, वो उस उन्वान के बारे में महसूस किया है, वो भी हम लिखते हैं। और कैसे लिखते हैं? बिल्कुल साफ, शस्ता, सही और मौसर जबान में अदा करते हैं। तो मजमून नवेसी की तारीफ हमने किस तरह पढ़ी थी कि अपने ख्यालात, जज्बात, महसूसात और मुशाहिदात को साफ, शस्ता, सही और मौसर जबान में अदा करने का नाम मजमून नवेसी है। यानी मजमून लिखना, जो मजमून हम लिखते हैं मजमून नवेसी है, वो क्या है कि उस उन्वान के बारे में अपने ख्यालात, जज्बात, महसूसात, मुशाहिदात को बहुत मौसर अंदाज में बयान करना, तहरीर करना मजमून नवेसी कहलाता है। इसके बाद हमने जाना था कि मजमून के कुछ जुज होते हैं, कुछ हिस्से होते हैं। क्या आपको याद है मजमून के कितने हिस्से होते हैं? सोचिए, जवाब देने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, मजमून के 3 जुज होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। मजमून जो हम लिखते हैं वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक है
पहला तमहीद, दूसरा है नफ्स मजमून, और तीसरा जो है वो है खातिमा। ये 3 हिस्से मजमून के हैं। मजमून के 3 हिस्से कौन कौन से हैं और एक बार बताइए? तमहीद, नफ्स मजमून और खातिमा। तो सबसे पहले हमने तमहीद के बारे में जाना था। तमहीद क्या है? ये मजमून का पहला हिस्सा है जिसमें मौजू का तारुफ या उन्वान, जो भी हम लिखने वाले हैं, जिस पर हम लिखने वाले हैं, उसका तारुफ बयान किया जाता है। उसके बाद आती है बारी नफ्से मजमून की। नफ्से मजमून में क्या शामिल होता है बताइए? वेरी गुड। नफ्से मजमून में उस उन्वान की, उस मौजू की तमाम तफसीलात लिखी जाती हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये मजमून का बेहद अहम हिस्सा है। हमने इसको रीढ़ की हड्डी से तशबीह दी थी, यानी बेहद अहम हिस्सा है। इसके बगैर तो मजमून नामुकम्मिल है, क्योंकि इसी में उस उन्वान के ताल्लुक से तमाम मालूमात कलमबंद होती हैं। क्या वो फायदेमंद है, क्या नुकसानदा है, इससे ताल्लुक रखने वाली तमाम चीजें उसी में हमने लिखना है। आखिर में आता है खातिमा। इस हिस्से में, ये जो हिस्सा है मजमून का आखिरी हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? शाबाश, ये मजमून का आखिरी हिस्सा है। इस हिस्से में तमाम जो मजमून है उसका लुबे लुबाब पेश किया जाता है, लिखा जाता है, निचोड़ होता है, आपकी राय इसमें मौजूद होती है। यानी मैंने आपको बताया था कि आप उस मजमून के ताल्लुक से क्या सोचते हैं, ये तमाम चीजें इसमें लिखी जाती हैं। यानी आप दूसरों को क्या कहना चाहते हैं कि जो उन्वान पे आपने मजमून लिखा है वो दूसरों के लिए आप अपनी राय क्या बताना चाहते हैं उसके बारे में, ये इसमें मौजूद होता है। हाँ, तो ये आज के अहम नुकात हैं, मगर इससे पहले मैं और कुछ चीजें आपको इयादे के तौर पे और कुछ चीजें बताना चाहती हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमने पढ़ा था कि जब कभी आपको मजमून लिखना है तो जब भी आपके सामने उन्वानात होंगे, एक नहीं बल्कि बहुत सारे होंगे, उस वक्त आप ये तय कर लीजिए कि आपको किस उन्वान के बारे में ज्यादा मालूमात है और किस पर आप बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद जब आप मौजू या उन्वान मुंतखब कर लेते हैं तो एक खाका बनाना है। आपको एक खाका बना लीजिए आप कि आपको उसमें क्या क्या लिखना है। जो भी आपके जहन में जुमले आते हैं, मैंने आपको पिछली नशिस्त में बताया था कि आप उसको लिखते जाना है। और ये दूसरी बात है कि उसको आप जब फेर करते हैं, यानी सही तौर पे अच्छी तरह से लिखना शुरू करते हैं, तब आपको वो जुमला कहाँ लेना है वो आपको बाद में तय करके लिखना है। मगर पहले क्या करना है, आप जो भी आप मजमून लिखते हैं उसका एक खाका तैयार करना है। यानी अगर आप तमहीद में लिखना चाहते हैं तो तमहीद में आप क्या लिख सकते हैं उसके बारे में खाका बना लीजिए, उसके बारे में पॉइंट्स नोट्स कीजिए, अहम नुकात लिख लीजिए, कलमबंद कीजिए। उसके बाद नफ्से मजमून में कौन से मवाद को आपने लेना है वो कलमबंद कीजिए, और आखिर में आपकी राय क्या होगी और जो भी जुमले उस उन्वान के ताल्लुक से आपके जहन में आते हैं वो आप लिखना है। और मैंने आपको बताया था कि मजमून लिखने के लिए ज़ख़ीरा अल्फाज का होना बेहद जरूरी है, यानी आपके पास बहुत ज्यादा अल्फाज होने चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि ये कैसे मुमकिन है कि अल्फाज का ज़ख़ीरा हमारे पास कैसे हो, कैसे जमा हो। तो ये हमारे मुताले पे मुनहसर करता है कि हम कितना मुताला करते हैं, कितनी किताबें हम पढ़ते हैं, कितनी मालूमाती तहरीरें हमने पढ़ी हैं। इस बिना पर हमारे ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा होता है। आपको अगर अपना अल्फाज का ज़ख़ीरा में इजाफा करना है तो आपको मुख्तलिफ किताबों का मुताला करना होगा। इसके अलावा जो नए अल्फाज, मुश्किल अल्फाज आपके सामने आते जाते हैं तो उसके माने आपको लुगात में देखना है, लुगात से आपको वो अल्फाज का ज़ख़ीरा इकट्ठा करना है। ये कम वक्त में होने वाली चीज तो नहीं है, मगर जब हम कोशिश करेंगे तो रफ्ता रफ्ता हमारे पास जो हमारा अल्फाज का ज़ख़ीरा है बेहद इजाफा होगा। और मैंने आपको बताया था कि ऐसे अल्फाज का इंतखाब करना है
जो कारी को आसानी से समझ में आ जाए। यानी मुनासिब मौजू, ज्यादा मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल भी आगे चलकर आप कर सकते हैं बड़ी जमातों में, मगर फिलहाल आप जो उन्वान है उसी के मौजू के हिसाब से अल्फाज का आपको इंतखाब करना है। और जुमलों की जो आप बंदिश करेंगे या जुमले जो लिखेंगे, ऐसे लिखे कि सामने वाले तक आपकी बात पूरी तरह पहुंच जाए। यानी बहुत बड़े जुमले अगर आप लिख देंगे तो थोड़ा मुश्किल होगी, मगर छोटे छोटे जब आप जुमले लिखेंगे तो वो मजमून बहुत खूबसूरत बन जाएगा। छोटे जुमले लिखना है और बिल्कुल सादा अंदाज अपनाना है, तो ये तमाम चीजें आपको जहन में रखनी है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जो जानने वाले हैं, जो भी चीजों पे, मजमून पे मैंने आपको बताया, उसी में से मुझे लगा कि वक्त की पाबंदी जो उन्वान है, वो उस पर मेरा जो मजमून है, आसान जो जबान में मैंने लिखा है, वो आप तक पहुंचाऊं, ताकि आप जब मजमून दूसरे उन्वानात पर लिखें तो इससे कुछ मदद हासिल हो। तो आज जो हम मजमून देखेंगे वो है वक्त की पाबंदी। इसके बाद मैं आपको कौमी एकजहती के बारे में भी मजमून बताऊंगी। तो वक्त की पाबंदी, नाम खुद ही बताता है कि उन्वान में ये है कि आपको वक्त की पाबंदी पर लिखना है। तो वक्त की पाबंदी पर अब हम मजमून देखेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि ये मजमून का पहला हिस्सा तमहीद होता है, जिसमें आप किसी शेर, किसी कौल, किसी हिकायत, किसी हदीस, किसी से भी आप शुरुआत कर सकते हैं ताकि वो मजमून बहुत असरअंदाज हो। तो मुझे यहाँ पे मुनासिब लगा कि मैं एक शेर का इस्तेमाल करूं, तो मैंने मजमून की शुरुआत एक शेर से की है। क्या है वो? सदा ऐश दौरा दिखाता नहीं, सदा ऐश दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। तो जो वक्त है, जो टाइम है हमारा, एक बार जब हमारे हाथ से निकल जाता है तो हम चाहे जितना चाहे वो वापस लौट कर नहीं आता। तो ये वक्त की अहमियत हम देखेंगे इसमें। ये शेर आप भी ज़हन नशीन कर लीजिए कि सदा ऐश दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। वक्त एक नेमत है, इसकी कदर वही जानता है जिसको वक्त ने सरफराजी वो सरबुलंदी अता की हो। जिंदगी का हर लम्हा वक्त है, वक्त एक तेज रफ्तार चीज है, ये किसी का इंतजार नहीं करता। जितना वक्त गुजरता है उतनी ही हमारी उम्र कम होती है। वक्त का ज़ाय करना गोया उम्र के कीमती लम्हात को ज़ाय करना है। तो तारुफ में मैंने कुछ जुमले लिखे हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है कि वक्त एक नेमत है जो एक ही बार हमें मिलता है, जब हाथ से निकल जाता है तो दोबारा नहीं आता। और वक्त की कदर वही जानता है जिसको वक्त ने सरफराजी व सरबुलंदी अता की हो। जो वक्त पे काम करने वाले हैं, काम करके जिसने तरक्की पाई है, वही वक्त की कदर जानता है। और वक्त क्या है? हमारी जिंदगी का हर लम्हा वक्त है। पल पल जो गुजरता है वो तमाम वक्त है। और वक्त कैसा है? एक तेज रफ्तार चीज है, ये किसी के लिए नहीं रुकती। वक्त क्या है? एक तेज रफ्तार चीज है जिसको रोका नहीं जा सकता, ये गुजरता ही रहता है। और जितना वक्त गुजरता है, वक्त के साथ साथ हमारी उम्रें भी कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी वक्त आपको अपनी जिंदगी में मिलता है उसका सही इस्तेमाल करके आपको आगे जिंदगी में बढ़ना है। तो तमहीद में मैंने इतना लिया है। और इस बात को कि हमारी उम्र कम हो जाती है, वक्त का ज़ाय करना गोया उम्र के कीमती लम्हात को ज़ाय करना है। वक्त हम टाइम पास कर रहे हैं तो ये क्या है? हमारे कीमती वक्त को ज़ाय करना है, क्योंकि वो जो लम्हात है वो दोबारा वापस नहीं आते। इसी बात को एक शायर ने बहुत अच्छे अंदाज में बयान किया है। क्या है? देखिए, ये सुबह होती है शाम होती है। क्या है पहला मिसरा?
शेर का, सुबह होती है शाम होती है उम्र यूं ही तमाम होती है। और उम्र तो निकल जाती है, वक्त वापस नहीं आता, इसीलिए हमें वक्त की कदर करना है। वक्त एक नेमत है जो एक बार निकल गया तो दोबारा हमें नहीं मिलता। और ये जो वक्त है आपकी तालीम पर आप देंगे तो बहुत बेहतर है। हाँ, कल पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, तो जो वक्त गया है वो दोबारा नहीं आता। आप फिर बाद में ये सोचेंगे कि काश हमने वक्त पर पढ़ा होता। चलिए, ये हो गई मजमून का पहला हिस्सा। अब मैं जो अहम बात मुझे बताना है वो मैंने शायर के दो अशआर यहाँ पे लिए हैं कि कह रहा है बहता दरिया वक्त का। क्या कह रहा है? कह रहा है बहता दरिया वक्त का, कीमती है लम्हा लम्हा वक्त का, अहले हिम्मत अपनी मंजिलें पाएंगे। हाँ, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई, पाएंगे थोड़ा सा गलत टाइप हुआ है, पाएंगे। अहले हिम्मत अपनी मंजिलें पाएंगे, जो हैं काहिल पीछे रह जाएंगे। तो नफ्स मजमून में जो बातें आपको बतानी है मुझे, मैंने इन अशआर का सहारा लिया है। आपको इबारत में भी बताऊंगी। पहले ये देखिए क्या प्यारी बात शायर ने कही है इसमें कि जो वक्त है वो कह रहा है कि मेरा लम्हा लम्हा कीमती है, और अहले हिम्मत अपनी मंजिलें पाएंगे। जो हिम्मत करके वक्त पे काम करेंगे वो अपनी मंजिलें पाएंगे, और जो कायली से काम लेंगे यानी आज का काम जो कल पर डाला जाता है उनके लिए कुछ भी कामयाबी नहीं है, वो पीछे रह जाएंगे। अब देखिए इस बात, अब वक्त दौलत है, जो नफ्स मजमून में हमने लिखा है वो है वक्त दौलत है, बल्कि कद्र और कीमत में दौलत से भी अफजल है। दौलत अगर जाये हो जाए तो दोबारा हासिल हो सकती है, मगर जाये शुदा वक्त कभी वापस नहीं मिल सकता। अल्लाह ताला ने निज़ाम कायनात की बुनियाद वक्त की पाबंदी पर रखी है। मसलन चांद सूरज का तुलू व गुरूब होना, दिन रात की तब्दीली वगैरह। अगर ये सब अपने वक्त के पाबंद ना हो तो दुनिया का सारा निजाम दरहम बरहम हो जाए। तो मैंने इन ख्यालात को इस तरह कलम बंद किया है कि वक्त दौलत है और कद्र और कीमत में दौलत से भी ज्यादा है, क्योंकि एक बार दौलत चली गई तो फिर हम मेहनत करके उसको कमा सकते हैं, मगर वक्त जाने पर हम उसको दोबारा नहीं ला सकते। जाये शुदा वक्त दोबारा हासिल नहीं हो सकता। और अल्लाह ताला ने भी ये जो कायनात का निजाम बनाया है वो भी वक्त की पाबंदी से चलता रहता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे चांद सूरज का तुलू होना, चांद सूरज निकलता है फिर गुरूब होता है, चांद आता है फिर गुरूब होता है, दिन रात बनते हैं, मौसम आते हैं जाते हैं, ये तमाम के तमाम का एक वक्त मुअय्यन है। इससे अगर चीजें हट जाती हैं तो बहुत सारे मामला दरहम बरहम हो जाते हैं। तो वक्त बेहद कीमती है, इसे हमें जाये नहीं करना चाहिए, इसका इस्तेमाल अच्छी तरह करना चाहिए। वक्त की पाबंदी का तरीका ये है कि हर शख्स अपने हालात और जरूरत के मुताबिक रोजमर्रा के कामों का एक निजामुल औकात बनाए और हर रोज इस पर अमल करता रहे। तो वक्त की पाबंदी करने का तरीका एक ये है कि जो कुछ हमने काम करना है उसका एक खाका या निजामुल औकात हम बना लेना है। जब हम इसको बनाएंगे तो उस वक्त पे जो काम हमने लिखा है उसको अगर वक्त पे अंजाम देने लगेंगे तो वो हमें आदत पड़ जाएगी कि वक्त पे काम हम करते रहेंगे। हर रोज इस पर अमल करने से ये हमारी आदत हो जाएगी कि हम वक्त पे काम करने लगेंगे और हमारा वक्त कभी भी जाये नहीं होगा। तो कुछ ही दिनों में वक्त की पाबंदी इसकी आदत बन जाएगी, और जब निजामुल औकात टाइम टेबल जो बनाते हैं हम, अगर उसको हम उस पर अमल करते रहे तो कुछ ही दिनों में ये हमारी आदत बन जाएगी। जैसा हमें लिखना है कि सुबह कब उठना है, इबादत कब करना है, लिखना कब है, पढ़ना कब है,
اور کھانے کے لیے ٹائم وغیرہ، کھیل کود کے لیے، تمام کا اگر ایک نظام الاوقات ٹائم ٹیبل بنا لیں اور اسی کے حساب سے ہم اس پر عمل کرتے رہیں تو یہ ہماری روزمرہ کی عادت بن جائے گی۔ زندگی کے ہر شعبے میں وقت کی پابندی کی بڑی اہمیت ہے۔ ہر شعبہ، کوئی بھی شعبہ ہو، ایسے بہت سارے شعبے ہیں، سمجھے کوئی الگ الگ دفاتر میں کام کرتے ہیں تو ان کے اگر وقت کی پابندی کرتے ہیں وہ تو کامیاب ہوتے ہیں، ورنہ ناکامی حاصل ہوتی ہے۔ اب ہم نظام الاوقات کے بارے میں نے بتایا کہ صبح سویرے اٹھنا، عبادت کرنا، سیر و تفریح کے لیے جانا، ورزش کرنا، وقت پر اسکول جانا، پڑھنا اور پھر وقت پر سو جانا وغیرہ۔ اگر انسان وقت کی پابندی کرے تو بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ اگر انسان وقت کی پابندی کرے تو بہت ساری چیزیں وہ حاصل کر سکتا ہے۔ ہاں، آگے بڑھتے ہیں۔ پھر نفس مضمون کا اگلا حصہ، فرصت کے اوقات کو بھی ہمیں عمدہ مشاغل میں گزارنا چاہیے۔ اچھی کتابوں کا مطالعہ معلومات میں اضافہ کرتا ہے۔ زیادہ کھیلنا یا آرام کرنا بھی مضر ہے۔ ہر کام میں اعتدال اور وقت کی پابندی کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ وقت کا صحیح استعمال کر کے پڑھائی کرنے والے طلبہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے کہ جو بھی وقت، اب سب کام کرنے کے بعد کچھ وقت بچ رہا ہے آپ کو، تو اس میں اچھے مشاغل، عمدہ مشاغل، جیسا آپ کو ریڈنگ کرنے کا یعنی پڑھنے کا، مطالعہ کرنے کا شوق ہے، یعنی اچھے اچھے مشاغل، کھیل کود بھی اس میں شامل کر لیجئے، مگر ایسا ہو کہ زیادہ جو وقت ہے کھیل کود میں ہی صرف کرنا ہے یا پھر زیادہ آرام کرنا ہے، ایسا نہیں، بلکہ ایک وقت کے حساب سے مناسب وقت کو اس کے لیے آپ معین کر لیں اور اسی طرح کام کریں۔ زیادہ کھیلنا یا زیادہ آرام کرنا آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد، اور ایسا نہیں ہے کہ کھیلنا نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں، آپ کھیلنا ہے مگر اس کا بھی ایک وقت معین کر لیں۔ ہر کام میں اعتدال ہونا چاہیے اور وقت کی پابندی کا خیال رکھنا چاہیے، اور جو وقت کی پابندی کر کے پڑھتے ہیں بچے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اب چلیے آخری حصہ کہ ہماری اپنی رائے کیا ہے۔ تو یہاں پہ اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ وقت کی پابندی کریں، کیونکہ انسان کی ہر شعبے میں ترقی کا راز وقت کی پابندی اور محنت میں پوشیدہ ہے۔ وقت کی پابندی کے ساتھ محنت آپ کرتے ہیں تو کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں نمایاں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وقت کی پابندی کیجیے۔ تو اتنا یہاں پہ میں نے وقت کی پابندی ایک مضمون نمونے کے طور پہ آپ کو بتایا ہے۔ اسی طرح آپ مختلف عنوانات پہ اپنے جو ہے خیالات ہیں، اپنے جذبات ہیں، محسوسات ہیں، اپنے حساب سے قلم بند کیجیے، اور آخر میں آپ کی اپنی رائے کیا ہے وہ بھی لکھنا نہ بھولیے گا۔ اور دیکھیے اب اس کے بعد قومی یکجہتی پر یہ ایک کتاب کا سہارا لیا ہے میں نے، اسی کی تصاویر یہاں پہ بتا رہی ہوں کہ انہوں نے بھی قومی یکجہتی پر جو مضمون لکھنا ہے اس کی شروعات ایک شعر سے کیے ہیں، پھر اس کا مواد یہاں پہ ہے۔ جیسا قومی یکجہتی کو بتانے کے لیے انہوں نے کہا ہے چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے، ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں، تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو۔ میں آپ کو یہ ایک بار پڑھ کے سناتی ہوں، دیکھ لیجئے، طویل ہے، تمہید آپ کو بتاتی ہوں کہ ہندوستان کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس ملک میں مختلف قومیں آباد ہیں، یہاں پر بسنے والے ہر مذہب کے ماننے والوں کا لباس الگ الگ ہے، زبان جدا جدا ہے، رسم و رواج مختلف ہیں، تہوار مختلف ہیں، مسجد، مندر، گرجا، گرودوارے، آتش کدے اور طریقہ عبادت الگ الگ ہے، لیکن ان سارے اختلافات کے باوجود اس ملک میں بسنے والی ساری قومیں اور ان کے افراد ایک مشترکہ ہندوستانی خاندان کی حیثیت سے اس ملک کو ایک ایسا چمن بنا دیا ہے جس کے پھول مختلف رنگ و بو جدا ہونے کے باوجود اس کی خوبصورتی بے مثال ہے۔ اب اسی بات کو یہاں پہ اور ایک شعر میں انہوں نے بتایا ہے کہ ہاں پھول کے رنگ بھی الگ ہوتے ہیں، خوشبو بھی الگ ہوتی ہے، مگر چمن میں کتنے خوبصورت دکھائی دیتے ہیں، وہ سب مل کے ایک چمن بنتا ہے۔ گلہائے رنگ رنگ سے ہے رونق چمن، اے ذوق اس چمن کو ہے زیب اختلاف سے۔
हिंदुस्तान, आगे इन्होंने लिखा है कि हिंदुस्तान सिर्फ एक कौम या एक मजहब के अफराद का नाम नहीं है। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो इस मुल्क और इसकी आज़ादी के खतरनाक दुश्मन हैं। यही लोग तो हमारी कौमी एकजहती को तबाह करने पर तुले हैं। हमारी एकजहती तो सारी दुनिया में मशहूर है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब में मोहब्बत, रवादारी और इखलास की तालीम मिलती है। कोई मजहब ये नहीं सिखाता कि किसी दूसरे के मजहब को बुरा समझे। तो इस बात को और एक शेर में इन्होंने बयान किया है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। आखिर में उन्होंने अपने जो भी राय है वो इस तरह दी है कि कौमी एकजहती का मतलब और मकसद कमेटियां बनाने और चंद इजलास बुलाने से हासिल नहीं होता। इसके लिए जहनों की सफाई और ख्यालात बदलने की जरूरत है। जरूरत इस बात की है कि फिरका परस्ती को शिकस्त दी जाए। इसके लिए तकरीरों की नहीं बल्कि अमली इक़दाम की जरूरत है, वरना वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान अंदर ही अंदर खोखला हो जाएगा और मुल्क की सालिमियत को खतरा पैदा होगा। और आखिर में उन्होंने एक पैगाम दिया है कि ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। तो इस तरह से इन्होंने कौमी एकजहती पर मजमून लिखा है। ये भी आपके लिए मददगार माउन साबित होगा, इसकी भी आप मदद ले सकते हैं और अपने ख्यालात का इजहार उन मौज़ूआत पर अपने तौर पे कर सकते हैं। तो आखिर में मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, घर पर काम दे रही हूँ और हर बार की तरह ये ताकीद करती हूँ कि इसको आप जरूर लिखें और अपने टीचर को बताएं। क्या है आज का जो होमवर्क है, ये बहुत आसान है। आजकल जो वबा फैली हुई है बस उसी पर आपको मजमून लिखना है और इसका मवाद तो आपके जहनों में इतना है कि बाआसानी आप लिख सकते हैं। कोरोना वबा पर मजमून लिखना है आपको। कोरोना वबा क्या है, इससे क्या हो रहा है और इससे बचने के लिए क्या इक़दामात लिए जा रहे हैं और आपकी राय इसके बारे में क्या है, ये तमाम आपको लिखना है, अपने टीचर को दिखाना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मजमून निगारी के बारे में आपको मालूमात खासी मिल गई होंगी और समझ भी आ गई होंगी मजमून निगारी के ताल्लुक से मालूमात। अब मैं रूही सबा आज की क्लास का इख्तिताम करती हूँ और आपसे इजाजत चाहती हूँ। इंशाअल्लाह अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। अनुदिना